हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ प्रियंका और हम रीड कर रहे थे मई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। इसमें हमने फर्स्ट क्लास है वो अपलोड कर दी है, जिसमें हमने इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के रिगार्डिंग देखा था। आपके जो कवर पेज है उसको हमने रीड किया था, जिसमें आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के रिगार्डिंग डिटेल से जानकारी दी थी, तो उसको हमने डिटेल से देखा था। साथ ही हमने 1 मंथ का जो रिव्यू यहाँ पर दिया हुआ था उसको हमने रीड किया था। अब आज की क्लास में हम इससे आगे का पार्ट है जिसमें आपके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य दिया हुआ है, उसको हम रीड करने जा रहे हैं। साथ ही हमने जो प्रीवियस क्लास में रीड किया था तो उसको हम थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, रिकनेक्ट करके उससे आगे का पार्ट है वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक नम्र निवेदन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की जो भी न्यूज़ आती है, जो भी कोई आपकी वीडियो आता है, तो उनको शेयर करने से पहले पूरी सावधानी रखिए। किसी भी प्रकार की भ्रामक जो भी जानकारी होती है उनको शेयर नहीं करें, अफवाहों से बचें और सावधान रहें। साथ ही अगर आपके आसपास कोई भी विमान या ड्रोन भारतीय दिखता है आपकी हवाई यात्रा के दौरान, तो उसकी रील वगैरह आपको बनाकर या आपके सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करना, उनसे आपको बचना है। और साइबर अटैक की भी आ रही है जानकारी कि साइबर अटैक की भी कोशिश हो सकती है, इसलिए किसी भी अज्ञात फाइल को खोलने से बचें और अपने जो भी डाटा वगैरह हैं उनको सेफ रखें। और अनजाने जो भी नंबर से कॉल वगैरह आती है जिनसे आपसे जानकारी मांगी जाती है, उन पे आपको अपनी जानकारी शेयर करने से बचना है। तो आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। और साथ ही आप में किसी भी भ्रामक जो भी जानकारी आ रही है, वीडियो आ रहे हैं, उनको आप फॉरवर्ड ना करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास की और देखते हैं कौन कौन से आपको इस मई मंथ की 2025 की में आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी वाली जो बुक लेट है इसमें आपको फैक्ट है वो देखने मिलते हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में रीड किया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम रिकनेक्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट यहाँ पर जानकारी दी गई है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के रिगार्डिंग। हमने देखा था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है, इसका हाल ही में पुनर्गठन किया गया है और आलोक जोशी है, इन्हें क्या बनाया गया है, इसके अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट है वो किया गया है। नेक्स्ट हमने एशियाई की जो वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट अभी हवाई अड्डों के रिगार्डिंग जारी हुई थी, बिजिएस्ट हवाई अड्डे हैं उनके रिगार्डिंग जो रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली, जिसे 9th रैंक मिली थी। साथ ही हमने देखा था 22 अप्रैल 2025 को आयोजित वर्ल्ड अर्थ डे की थीम हमने देखी थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड अर्थ डे की थीम विश्व पृथ्वी दिवस है, इसकी थीम आपको सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रखनी है। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के रिगार्डिंग जानकारी कवर की थी, जिसमें हमने देखा था 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। साथ ही हमने लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 के रिगार्डिंग देखा था, जो आपकी अमेरिकी जिम्नास्टिक सिमोन बायस है, इन्हें प्राप्त हुआ है। साथ ही हमने मीराबाई चानू के रिगार्डिंग देखा था, जिन्हें भारतीय भारोत्तोलन महासंघ आपके है उसके एथलेटिक कमीशन की चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट है वो किया गया है। जॉन कोरीर की रिगार्डिंग हमने जानकारी कवर की थी कि नए धावक है जॉन कोरीर, जिन्होंने 2 घंटे 4 मिनट 45 सेकेंड में अपनी रेस पूरी की थी और बोस्टन मैराथन में जो आपकी जीत है वो दर्ज की थी। ब्रेक थ्रू प्राइज की रिगार्डिंग देखा था, जो अभी हाल ही में डेनिस गेट्स गौरी को मिला है। गणित के क्षेत्र में दिया जाता है आपके ब्रेक थ्रू प्राइज। इम्पोर्टेंट अदर पर्सन्स के रूप में हमने देखा था आईपीएल के इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हैं, इनके रिगार्डिंग जानकारी कवर की थी। ये बिहार राज्य से कनेक्टेड है। जसप्रीत बुमराह है, इन्हें हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स अल्पनेक के द्वारा वर्ष 2024 के लिए लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में अपॉइंट है वो किया गया है। साथ ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में हमने देखा था देश के नए 52वें मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था और इसके अलावा हमने अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देखा था, तो उन सभी के रिगार्डिंग आपको डिटेल से जानकारी है वो प्रीवियस क्लास है वो आपको देखनी है। ये उससे आगे का पार्ट है, वो रिकनेक्ट करके आपको ये क्लास है वो देखनी है। तो इससे आगे का पार्ट में आपको देखने मिलेंगे
इंटरनेशनल जो परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, उसके रिगार्डिंग जानकारी आपको देखने मिलेगी। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको बिम्स्टेक की शिखर सम्मेलन 2025 आपको याद रखना है। साथ ही आपको टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के रिगार्डिंग देखना है। सिंधु नदी जल समझौता है जिसे अभी हाल ही में स्थगित कर दिया गया है, इसके रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट जानकारी है वो कवर करनी है। और अदर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं उन सभी को हमें आज की क्लास में डिटेल से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर फैक्ट बताया गया है वो है टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 की सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट अभी हाल ही में जारी की गई है। टाइम मैगजीन है, इसने हाल ही में वर्ष 2025 के लिए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट है वो जारी की है, जिसमें विभिन्न श्रेणियाँ आपको देखने मिलेगी। इनोवेटर्स की श्रेणी आपको देखने मिलेगी, टाइटन्स की श्रेणी देखने मिलेगी, आर्टिस्ट है, आइकॉन्स है, लीडर्स और पायनियर्स है। इस लिस्ट की आपको एक इम्पोर्टेंट या फिर आप कहें कि इस लिस्ट की खास बात क्या है कि इसने अभी इस वर्ष किसी भारतीय नागरिक को शामिल है वो नहीं किया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक उल्लेखनीय अनुपस्थिति के रूप में आप देख सकते हैं। भारतीय मूल की एकमात्र व्यक्ति आपको देखने मिलेंगे वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल के CEO रेशमा केवलरा माने। वहीं इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी है भारतीय प्रधानमंत्री, वो सबसे अधिक बार शामिल होने वाले भारतीय व्यक्ति के रूप में आपको देखने मिलेंगे। अभी हाल ही में जारी की गई जो लिस्ट है इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम देखने मिलेगा, टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क का आपका नाम देखने मिलेगा, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस है, टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स, गायक है एड शीरान, रैपर है स्नूप डॉग, अभिनेत्री के रूप में आपको देखने मिलेगा डेमी मूर और गूगल डीप माइंड के संस्थापक डेमिस हस्पिस है। ये इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के रूप में अभी हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की लिस्ट में शामिल हुए हैं। साथ ही इस लिस्ट में सबसे युवा व्यक्ति के रूप में आपको देखने मिलेंगे 22 वर्षीय फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट। वहीं सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में आपको देखने मिलेंगे 84 ईयर के मोहम्मद यूनुस है, वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में इस मैगजीन में अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। तो ये हमने देखा टाइम मैगजीन की इस प्रभावशाली लोगों की लिस्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारतीय यात्रा। हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है वो 21 से 24 अप्रैल 2025 के मध्य भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे और उपराष्ट्रपति बनने के बाद ही यह उनकी पहली भारतीय यात्रा थी। उनके साथ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ जो निदेशक है रिकी गेल सहित अदर अधिकारी है वो भी शामिल हुए थे। उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस, उनके बच्चे विवेक, इवान और मीरा वेल भी भारत आए हुए थे। उनकी पत्नी उषा वेंस के रिगार्डिंग देखें तो ये अमेरिकी सेकंड लेडी उषा वेंस की पैतृक जड़ें आपको देखने मिलेंगी आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के वडलूरू गांव है, वहां पर आपको देखने मिलेगी। भारत प्रवास के दौरान अमेरिकी के जो उपराष्ट्रपति हैं वो PM नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा बैठक की और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया, जैसे कि रक्षा है, ऊर्जा है, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है जैसे क्षेत्र हैं, उनमें सहयोग बढ़ाने के ऊपर भी बातचीत की गई है। दोनों देश के नेताओं ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते में प्रगति का स्वागत किया है। जब वो भारत आए हुए थे अमेरिकी राष्ट्रपति तो वो राजस्थान में भी आए थे और राजस्थान में आमेर किला, रामबाग प्लेस, सिटी प्लेस आदि क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया था। साथ ही राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट कार्यक्रम है, इसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये हमने जानकारी कवर की है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम देख रहे हैं WEF की यंग ग्लोबल लीडर 2025 की लिस्ट। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा वर्ष 2025 के लिए युवा वैश्विक नेताओं की सूची यंग ग्लोबल लीडर 2025 है। ये इस शीर्षक से इनके नाम से एक रिपोर्ट है वो जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 40 वर्ष से कम आयु के उन 116 असाधारण व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो बदलती दुनिया के नेतृत्व को एक नए सिरे से परिभाषित करते हैं। इसमें भारत से चयनित कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के रूप में देखें तो अनुराग पालू को इसमें शामिल किया है जो एक पर्वतारोही है और उद्यमी है। निपुण मल्होत्रा इसमें शामिल है जो निप्पम फाउंडेशन के संस्थापक हैं और विकलांगता अधिकारों के समर्थक रहे हैं। रितेश अग्रवाल को इसमें शामिल किया गया जो ओयो होटल्स हैं और होम्स हैं उनके संस्थापक है।
आलोक मेदिकेपुरा अनिल हैं, इन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट बिग इनोवेशन लैब्स के ये संस्थापक हैं। किचिरापू राममोहन नायडू हैं, इन्हें शामिल किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार के हैं। राममोहन नायडू से पहले विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह सम्मान ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और नारा लोकेश जैसे भारतीय नेताएं हैं, उनको भी दिया जा चुका है। नटराजन शंकर, मानसी सुब्रमण्यम जैसे भारतीय हैं, वो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो ये थी आपके WEF द्वारा जारी की गई यंग ग्लोबल लीडर लिस्ट, जिसमें अनुराग मालू, निपुण मल्होत्रा, रितेश अग्रवाल, आलोक मेदिकेपुरा अनिल, किचिरापू राममोहन नायडू, नटराजन शंकर और मानसी सुब्रमण्यम ये भारत से चयनित आपको व्यक्तित्व है, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के रूप में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगी जानकारी भारतीय प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा। हाल में भारतीय प्रधानमंत्री है वो 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर 22 अप्रैल 2025 को जहेदा पहुंचे थे। सऊदी अरब में 2016 और 2019 के बाद में यह भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा थी। 2019 में वो रियाद गए थे और अभी हाल में सऊदी अरब के ऐतिहासिक शहर जहेदा पहुंचे थे। 22 अप्रैल को वो वहाँ पर पहुंचे थे और 22 अप्रैल के दिन ही आपके पहलगाम में अटैक हो गया था। इस वजह से उन्हें वापस से इंडिया आना पड़ा था। और 22 अप्रैल को जब वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, वहाँ के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, और साथ ही वहाँ के सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने आधिकारिक वार्ता की। दोनों नेताओं के मध्य ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और निवेश और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में सहयोग की चर्चा की गई थी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ 22 अप्रैल 2025 को ऐतिहासिक शहर जहेदा में वो वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने भारत सऊदी अरब रणनीतिक भागीदारी परिषद है, SPCA है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है, उसकी सेकंड मीटिंग है, उसकी सह अध्यक्षता की थी। भारत सऊदी अरब रणनीतिक भागीदारी परिषद है आपकी SPCA है, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुई थी और अभी हाल में जहेदा में सेकंड मीटिंग है वो आयोजित की गई थी। SPC में एक नई पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित एक नई मंत्री स्तरीय समिति बनाने का निर्णय है वो हाल ही में लिया गया है और इस निर्णय से भारत और सऊदी अरब में SPC के तहत अब 4 समितियाँ होगी। 4 समितियों में एक तो आपकी टूरिज्म और कल्चर की रिगार्डिंग होगी, अदर 3 समितियों में एक आपको देखने मिलेगी राजनीतिक दूतावास संबंधी और सुरक्षा सहयोग संबंधी समिति, रक्षा सहयोग संबंधी समिति, इकोनॉमी, ऊर्जा, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति देखने को मिलेगी। कुछ अदर इम्पोर्टेंट समझौते और MOU के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि 4 समझौते हैं वो साइन किए गए थे। एक अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ था, एक स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपको देखने मिलेगा, एंटी डोपिंग संबंधी शिक्षा और रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग से रिगार्डिंग, और इनवर्ड सरफेस पार्सल के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में साइन है MOU है वो साइन किए गए हैं। इस यात्रा में कटौती की गई थी। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के बेस रन वाले एरिया में पर्यटकों पर 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादी हमले के बाद में PM नरेंद्र मोदी है वो सऊदी अरब की यात्रा है वो बीच में ही समाप्त करके दिल्ली लौट आए थे। लश्कर ए तैयबा के विंग द रेजिडेंस फ्रंट द्वारा यह हमला किया गया था। जो आपके पहलगाम वाला अटैक है वो लश्कर ए तैयबा के द्वारा किया गया था, आतंकी हमला था। और वर्ष 2019 के पुलवामा हमले के बाद में कश्मीर घाटी में हुआ अब तक का सबसे बड़ा घातक हमले के रूप में इसे देखा जा रहा है, जिसमें 26 भारतीय लोग हैं उनकी लगभग हत्या कर दी गई थी। और जब पहलगाम वाला अटैक हुआ तो उसके बाद में भारत के द्वारा लिए गए कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन के रूप में आपको देखने मिलेंगे। सिंधु नदी जल संधि समझौता है, इसको स्थगित करना। तो नेक्स्ट फैक्ट के रूप में यहाँ पर यही कवर किया गया है। भारत ने सिंधु जल संधि जो 22 सितंबर जो 1960 में साइन की गई थी, 1960 में साइन की गई थी, इसे हाल ही में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 22 अप्रैल 2025 को हुए अटैक के बाद में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ की गई 1960 की सिंधु नदी जल संधि है इसे स्थगित करने का निर्णय है वो हाल ही में लिया है। इस संधि के तहत जो 80% पानी है वो पाकिस्तान को मिलता था, वहीं 20% पानी है वो इंडिया को प्राप्त होता था। 20% पानी में आपको देखने मिलेगा जो
पूर्व की नदियाँ हैं वो तो किसे प्राप्त हो रही थी, इंडिया को मिल रही थी। और पश्चिम की नदियाँ जैसे झेलम चेनाब है, सिंधु झेलम और चेनाब, ये सब रिवर किसको मिल रही थी, इनका कंप्लीट वाटर पाकिस्तान को मिल रहा था। और फ्लो वाटर का यूज है वो इन तीन जो वेस्टर्न रिवर हैं इनके फ्लो वाटर का यूज इंडिया कर सकता था। हाल में भारत ने इस समझौते को स्थगित कर दिया है। साथ ही इसके अलावा अदर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लिए गए हैं, जैसे कि अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, इसको भी तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तानी नागरिक जो सार्क वीज़ा छूट स्कीम के तहत जारी जो वीज़ा है उसके आधार पर भारत आए हुए थे, उन्हें वापस 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। साथ ही नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग है, उसके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सलाहकार हैं, उनको अवांछित व्यक्ति करार दिया गया है। पर्सोना नॉन ग्रेटा व्यक्ति के रूप में उन्हें करार दिया गया है। उच्चायोग को में से कर्मचारियों की संख्या है वो 55 से धीरे धीरे घटाकर 30 कर दी गई है। वहीं पाकिस्तान की प्रतिक्रिया इसमें देखने मिलेगी। पाकिस्तान ने भारत के साथ जो शिमला समझौता साइन किया गया था उसको निलंबित करने की घोषणा की गई है। 1971 के युद्ध के बाद में शिमला समझौते का साइन किया गया था, जिसके तहत LOC का सम्मान करना और कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता बिना तीसरे के सुलझाने के प्रावधान शामिल थे। सिंधु नदी जल संबंधी निर्णय और उसके प्रभाव देखें तो सिंधु नदी जल संधि है ये साइन की गई थी 1960 में, 19 सितंबर 1960 में ये साइन की गई थी। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान है, इनके मध्य कराची के अंतर्गत ये संधि है 19 सितंबर 1960 को साइन की गई थी। इस संधि के तहत पूर्व की नदियाँ जैसे कि रावी, व्यास और सतलज है, इनका कंप्लीट वाटर है वो भारत को प्राप्त दिया गया था। भारत को पूर्ण नियंत्रण इस 3 पूर्व की नदियों में दिया गया था। वहीं पश्चिम की नदियाँ जैसे कि सिंधु, झेलम और चेनाब है, इनका अधिकांश पानी है वो पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। लेकिन इन पश्चिम की नदियाँ हैं इनके सीमित उपयोग है, इन रिवर्स के पानी का सीमित उपयोग है वो भारत को उपयोग करने की अनुमति है जैसे दी गई थी। जैसे कि गैर उपभोगी उपयोग बिजली उत्पादन है, इस प्रकार का यूज़ है वो लिमिटेड यूज़ है वो पश्चिम की नदियों का भारत है वो कर सकता है। इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली का 80% पानी है वो पाकिस्तान को मिलता है, जबकि शेष लगभग 20% पानी है वो भारत के हिस्से में आता है। सिंधु नदी तंत्र का जल पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, क्योंकि देश की कृषि है, पेयजल है और औद्योगिक ज़रूरतों के लिए सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर डिपेंड है। सिंधु नदी समझौते को स्थगित करने का भारत का निर्णय पाकिस्तान पर गंभीर और बहुआयामी प्रभाव डाल सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेस रन में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ, जिसमें लगभग 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी और लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिडेंस फ्रंट द्वारा यह अटैक है वो किया गया था। तो उसके काउंटर पार्ट के रूप में भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित कर दिया है और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते हैं उसको निलंबित करने की घोषणा है वो की गई थी। इसके अलावा वर्तमान की स्थिति से आप देख ही सकते हैं कि युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है सिंगापुर हवाई अड्डे के रिगार्डिंग। हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई थी स्काईट्रैक्स के द्वारा। ब्रिटेन स्थित एविएशन रेटिंग प्लेटफॉर्म स्काईट्रैक्स है, उसके द्वारा विश्व के टॉप 100 हवाई अड्डों की लिस्ट है वो 2025 वाली जारी की गई है और इसमें दुनिया भर के हवाई यात्रियों को द्वारा किए गए संतुष्टि सर्वेक्षण पर आधारित ये रिपोर्ट है, ये रैंकिंग है वो जारी की गई, जिसमें सिंगापुर हवाई अड्डा है वो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में डिक्लेयर है वो किया गया है। सिंगापुर हवाई अड्डा है ये 13वीं बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में खिताब इसे मिला है। सेकंड स्थान पर आपको दोहा कतर वाला हवाई अड्डा है वो देखने मिलेगा। भारतीय हवाई अड्डों की स्थिति देखें तो दिल्ली जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो 32वें स्थान पर है। बेंगलुरु केम्पोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो 48वीं रैंक पे है। हैदराबाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये 56वीं रैंक पर है और मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये 73 रैंक है, इस पर इसे स्थान है वो मिला है। तो भारतीय हवाई अड्डों की लिस्ट में आपको 32वें स्थान पर देखने मिलेगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
तो ये टॉप 100 हवाई अड्डों की लिस्ट में 4 भारतीय हवाई अड्डे हैं, उनको जगह मिली है। और टॉप पे कौन रहा है आपके? सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। किसके द्वारा ये लिस्ट जारी की गई थी? तो ये ब्रिटेन के एक एविएशन रेटिंग प्लेटफॉर्म है स्काईट्रैक्स, उसके द्वारा ये लिस्ट है वो जारी की गई थी। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी एशियाई की रैंकिंग। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई है, उसके द्वारा एशियाई वर्ल्ड द्वारा विश्व के सबसे व्यस्त बिजी हवाई अड्डों के रिगार्डिंग 2024 पर एक विशेष प्रथम दृष्टि रिपोर्ट 14 अप्रैल 2025 को हाल ही में जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे बिजी हवाई अड्डा है अटलांटा अमेरिका। 9th रैंक पर आपको इंडिया का IGI दिल्ली वाला देखने मिलेगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये आपको 9वां सबसे बिजी हवाई अड्डे के रूप में देखने मिलेगा। और सबसे ज़्यादा सुधार जिसमें हुआ है वो चाइना का संघाई पुडोंग हवाई अड्डा है, जो टॉप 10 में आ गया है। लास्ट ईयर 2023 में इसकी रैंकिंग 21वीं थी, और हाल ही में 2024 की जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें ये 10वें स्थान पर रहा है। तो सबसे अधिक इसमें सुधार है वो वह है। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगी न्यूज़, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम की भारत यात्रा। दुबई के क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम, ये भारत यात्रा पर आए हुए थे। 8 से 9 अप्रैल 2025 को इन्होंने आधिकारिक रूप से भारत की यात्रा की थी। यह इनकी पहली भारत यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान दोनों जो भारतीय प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के प्रिंस हैं उनके मध्य रणनीतिक और राजनीतिक वार्ताएं आयोजित हुई थी। दोनों देशों के जो अधिकारी हैं उनके मध्य रक्षा सहयोग, नवाचार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय शांति जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी। व्यापारिक सहयोग के लिए भी मुंबई में आयोजित एक व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था उन्होंने। और दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं ने इसमें बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा, समुद्री सेवा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 8 MOU है वो साइन किए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री को शेख हमदान है उनके द्वारा एक प्रतीकात्मक उपहार है वो भी भेंट किया गया है। इस उपहार में उनके जो शेख हमदान है उनके दादा शेख राशिद द्वारा पहना गया पारंपरिक बेस्ट है ये शामिल है। पारंपरिक बेस्ट यानी कि एक प्रकार की अरबी चोगा है। इसकी प्रतिकृति भारतीय प्रधानमंत्री को भेंट की गई है, जो भारत और UAE के ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो इस यात्रा के दौरान रहा था। शेख हमदान की भारतीय यात्रा के दौरान उन्होंने शेख राशिद द्वारा पहना गया पारंपरिक बेस्ट यानी कि एक चोगा, अरबी चोगा है वो, उसकी प्रतिकृति भारतीय प्रधानमंत्री को भेंट की गई है। इसके अलावा DP वर्ल्ड की नवीनतम फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन है, इसका भी उद्घाटन किया गया है मुंबई में। ये DP वर्ल्ड के नवीनतम फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन है, इसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें लगभग $200 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु में दुबई इंटरनेशनल चैम्बर के दूसरे प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। दुबई में भारतीय जो प्रबंध संस्थान IIM है और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT है, इसके कैंपस की स्थापना की घोषणा है वो भी की गई है। नेक्स्ट हमें देखने मिलेगी यूनेस्को की लिस्ट। यूनेस्को ने हाल ही में 16 नए वैश्विक भूभाग है यूनेस्को ने हाल ही में डिक्लेयर किए हैं 16 नए वैश्विक भू पार्क। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 देशों के 16 नए ग्लोबल जियो पार्क है इनको नामांकित करने की घोषणा है वो 17 अप्रैल 2025 को की गई है। भू पार्क के रिगार्डिंग देखें तो भू पार्क ऐसे एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थल और परिदृश्य होते हैं। यूनेस्को के जो वैश्विक भू पार्क हैं वो ऐसे एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थल और परिदृश्य होते हैं। इनका प्रबंध, संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास के समग्र दृष्टिकोण के तहत किया जाता है। इनका मैनेजमेंट और कंजर्वेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि शिक्षा और सतत विकास के समग्र दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग भूवैज्ञानिक महत्व के स्थल और परिदृश्य के रूप में इनका संरक्षण और प्रबंध है वो किया जाता है। नेक्स्ट हम न्यूज़ कवर कर रहे हैं टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन THE इसके द्वारा हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 है ये जारी की गई है। इसमें टॉप शीर्ष स्थान पर रहने वाली है चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी जिसने 93.0 स्कोर किया है। और
सेकंड रैंक पर आपको देखने मिलेगी पेकिंग यूनिवर्सिटी, जिसने 92.9 स्कोर है वो किया है। भारत की स्थिति देखें तो भारतीय जो विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु है, इसने सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। एशिया में 38वां इसे स्थान मिला। 38वीं रैंक पर है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। हाल ही में इसमें पिछले साल की तुलना में देखें तो इसकी रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। भारत के 107 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग में जगह मिली है, वहीं जापान के 119 के बाद में दूसरा सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। भारत के टॉप 20 संस्थानों को टॉप 250 में टॉप 250 में स्थान मिला है। IISc है, इसके अलावा हमें देखने मिलेगा अन्ना यूनिवर्सिटी 111वें रैंक पर, IIT इंदौर, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 140वें स्थान पर अदर प्रमुख सर्वोच्च संस्थानों की लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगी न्यूज़, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी है 3 से 6 अप्रैल को थाईलैंड की यात्रा की थी, साथ ही श्रीलंका भी गए हुए थे। थाईलैंड में बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, इसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो वर्ष 2018 में काठमांडू नेपाल में संपन्न चतुर्थ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद में बिम्स्टेक नेताओं की पहली भौतिक बैठक के रूप में थी। PM नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के उपलक्ष्य में थाईलैंड सरकार को 18वीं शताब्दी के रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष डाक टिकट है वो जारी किया है। थाई प्रधानमंत्री सिनावात जो पेटागटन सिनवावात्रा है, उन्होंने उन्हें त्रिपिटक भी भेंट किया है। दोनों देशों में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाने का निर्णय है वो लिया है। संस्कृति और सहयोग के रूप में देखें तो PM नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ वाट फो मंदिर है इसका दौरा किया, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर, साथ ही दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर भी चर्चा की है। तो वाट फो मंदिर का दौरा है वो PM नरेंद्र मोदी ने किया है। वहीं श्रीलंका प्रवास के रिगार्डिंग देखें तो 4 से 6 अप्रैल 2025 को वो श्रीलंका गए हुए थे, और इस दौरान उन्होंने कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में 19 तोपों की उन्हें सलामी देकर, साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया है। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिशानायके, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई थी। बैठक में उन्होंने रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग हुआ है। सहयोग को लेकर एक वार्ता हुई थी। दोनों देशों के मध्य त्रिकोमाली में एक संयुक्त ऊर्जा हब विकसित करने के लिए भारत, श्रीलंका और UAE के बीच में समझौता किया गया है, जिसमें मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन और संभावित रिफाइनरी है वो शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, PM नरेंद्र मोदी ने 120 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन भी इस दौरान किया था श्रीलंका में, और भारत और श्रीलंका के बीच में ऊर्जा सहयोग का प्रतीक है। PM नरेंद्र मोदी को इस दौरान श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से नवाजा गया है। धार्मिक स्थल का उन्होंने दौरा किया था। PM नरेंद्र मोदी ने अनुराधापुर में स्थित पवित्र जया और श्री बोधि मंदिर है, इसमें उन्होंने पूजा अर्चना की। दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को दर्शाता है, जो दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को दर्शाता है। तो PM नरेंद्र मोदी है वो थाईलैंड गए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने बिम्स्टेक की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। साथ ही उन्होंने श्रीलंका यात्रा के दौरान त्रिकोमाली में एक ऊर्जा हब विकसित करने के लिए एक समझौता साइन किया है। साथ ही 120 मेगावाट के सौर परियोजना है उसका उद्घाटन किया है। वहाँ पर उन्हें श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया है, और उन्होंने पवित्र जया श्री महाबोधि मंदिर है इसमें पूजा अर्चना की है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको इस यात्रा के दौरान देखने मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की गई है वो है बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन के दौरान शिखर सम्मेलन के रिगार्डिंग। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 है। इसका आयोजन 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था, और ये इसका 6वां शिखर सम्मेलन आपको देखने मिलेगा, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के जो भी राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसकी थीम आपको देखने मिलेगी समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, इसकी थीम रही थी समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं की गई थी, जैसे बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 है, इसको अपनाया गया है।
जो संगठन के भविष्य के सहयोग के लिए एक रणनीतिक रोडमैप है। साथ ही समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर भी साइन किए गए हैं, जिससे सदस्य देशों के बीच में समुद्र कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। बिम्स्टेक और भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन तथा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय के बीच में भी समझौते ज्ञापन है, ये साइन किए गए हैं। भारत की भूमिका देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक के लिए 21 सूत्रीय कार्य योजना है वो प्रस्तुत की है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, पारंपरिक चिकित्सा, कृषि अनुसंधान, डिजिटल अवसंरचना और युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। भारत ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और 2027 में पहले बिम्स्टेक खेलों का आयोजन की घोषणा है वो की है। तो एक इम्पोर्टेंट है कि भारत ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और 2027 में पहले बिम्स्टेक खेलों के आयोजन की घोषणा है वो इस दौरान की है। नेतृत्व और परिवर्तन के अकॉर्डिंग देखें तो सम्मेलन के अंत में बिम्स्टेक की अध्यक्षता है वो थाईलैंड से बांग्लादेश को सौंपी गई है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता है वो व्यक्त की है। एंड लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ देखें तो हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा जारी 7 सुरक्षित देशों की लिस्ट है, उसमें भारत को शामिल किया गया है। एक लिस्ट जारी की गई थी सबसे सुरक्षित देशों में यूरोपीय संघ द्वारा, यानी EU है। इसने हाल ही में अप्रैल 2025 में शरण चाहने वालों के लिए 7 सुरक्षित देशों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत को भी शामिल किया है। इस कदम का उद्देश्य शरण आवेदनों की प्रक्रिया को तेज करना, उन लोगों को वापसी को आसान बनाना जिनके दावों के सफल होने की संभावना कम है। इस सूची में शामिल देश आपको देखने मिलेंगे भारत के अलावा कोसोवो, बांग्लादेश, कोलंबिया, मिस्र, मोरक्को और ट्यूनीशिया शामिल है। आगे की प्रक्रिया देखें तो इस सूची में यूरोपीय आयोग का एक प्रस्ताव है, जिसमें लागू होने से पहले यूरोपीय संसद सदस्य देशों से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको देखने मिलेगा जॉर्जिया द्वारा हाल ही में हिंदू विरोधी भेदभाव को अपराध की श्रेणी में डालने वाला पहला राज्य अमेरिकी राज्य है वो बन गया है। जॉर्जिया है वो अमेरिका का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने हिंदू विरोधी भेदभाव को औपचारिक रूप से मान्यता देने और इसे दंडनीय बनाने के लिए एक विधेयक है हाल ही में पेश किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जॉर्जिया है उसके द्वारा हिंदू विरोधी भेदभाव को अपराध की श्रेणी में डालने का निर्णय है वो लिया है। इसके रिगार्डिंग हाल में इसने एक बिल भी पेश किया है। सीनेट बिल 375 SB 375 है, ये जॉर्जिया की सीनेट में पेश किया गया था और इसकी विधायी प्रक्रिया है वो भी हाल में जारी है। हिंदू विरोधी भेदभाव की परिभाषा भी हाल में जारी की गई है, जिसमें विधेयक हिंदू विरोधी भेदभाव को हिंदू धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण, विध्वंसक और अपमानजनक दृष्टिकोण और व्यवहार के रूप में परिभाषित करता है। इससे पहले पूर्ववर्ती कदम के रूप में देखें तो अप्रैल 2023 में जॉर्जिया में हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिससे ऐसा करने वाला भी पहला अमेरिकी राज्य बना था। 2023 में भी अमेरिका का जो राज्य है जॉर्जिया, उसके द्वारा हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए भी एक प्रस्ताव पारित किया गया था और अभी हाल ही में हिंदू विरोधी भेदभाव को अपराध की श्रेणी में डाला है। हिंदू समुदाय का जॉर्जिया में योगदान देखें तो जॉर्जिया में लगभग 40,000 हिंदू निवास करते हैं, जो मुख्य रूप से अटलांटा महानगरीय क्षेत्र में केंद्रित है। तो ये आज की क्लास में हमने इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे। इससे आगे की क्लास में हम राष्ट्रीय परिदृश्य के रिगार्डिंग न्यूज़ है वो कवर करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे का पार्ट हम कवर करेंगे उस क्लास में। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।